नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शाम के 4 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर जिसमें इस वक्त आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी है। 2 दिवसीय मुरादाबाद मंडल के दौरे पे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों संग उन्होंने बैठक की। तो वहीं एनसीआर की तर्ज पे उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने के लिए सीएम योगी ने प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए हैं। वहीं अगर चूंकि ये पहली तस्वीर की बात हो गई, दूसरी तस्वीर जिसमें एनसीआर की तर्ज पे अब यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने की तैयारी की जा रही है। तीसरी तस्वीर की बात करें तो मैनपुरी से ताल ठोकेंगे शिवपाल यादव। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं और मैनपुरी सीट से दावेदारी कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी से लड़ने की संभावना कम होती दिखाई दे। चौथी खबर की अगर बात करें तो अलीगढ़ में मुस्लिम महिला के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। रूबी खान की गणपति भक्ति पर मौलाना भड़क उठे। मौलाना मुफ्ती अरशद फारूकी ने फतवा जारी किया और फतवा जारी होने के बाद बीजेपी नेता रूबी खान बोली कि मैं फतवों से डरने वाली नहीं हूं। इसके अलावा और भी कुछ खबरों पे हमारी नजर रहेगी। तो 4 बजे की ये 4 बड़ी खबरें जिस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। तो 2 दिवसीय मुरादाबाद मंडल के दौरे पे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत हुआ है, जहां सीएम योगी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं और सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन और सपा विधायक भी यहां मौजूद रहे। बैठक के बाद पीएम आवास और मैनाठेर गौशाला का निरीक्षण भी किया और लाखड़ी फाजिलपुर चार्जिंग स्टेशन का भी जायजा लिया। थोड़ी देर में नई पुलिस लाइन बिजनौर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 4:10 पे नई पुलिस लाइन बिजनौर पहुंचेंगे सीएम योगी और 4:15 पे बदेमालन नदी का निरीक्षण करेंगे और नदी के पुनर्जीवनकरण के कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। 4:35 पे कृषि औद्योगिक विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण, अहम, अलग अलग निरीक्षण, समीक्षाएं और जायजा भी लेंगे। इसके अलावा बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। मिशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और अंकित शर्मा मुरादाबाद से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अब खासकर उसको लेकर रणनीति बना रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ यहां वो पहुंचे हैं, क्या कुछ खास आज? जी बिल्कुल, बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद एक दिवसीय दौरा था, जो कि अभी समीक्षा बैठक थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है और उसके बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ जहां वो फ्लैट बने हुए हैं वहां के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां पे जाके जो लाभार्थी हैं उन्हें चाबियां वितरित करेंगे। उसके बाद वहां से गौशाला, जो कि मैनाठेर में गौशाला है, गौशाला का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद चार्जिंग पॉइंट पे जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से सर्किट हाउस वापस आने के बाद यहाँ से मुरादाबाद से बिजनौर के लिए रवाना होंगे। अभी फिलहाल मुरादाबाद में ही मुख्यमंत्री का दौरा जारी है। जी, ऐसे में अंकित, चूंकि हम ये देख रहे हैं कि वो अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, विकास उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, लेकिन अब मिशन उत्तर प्रदेश को अगर देखें, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे खासकर उनकी नजर है, यहां पहुंच के क्या कोशिश है उनकी, किस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं, किस तरह के जो एक राजनीतिक संदेश है वो यहां पे देने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री अचानक दौरे पे आते हैं और यहाँ पे उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी उनके साथ शामिल होते हैं। अब फिलहाल दोनों ही लोग इधर उधर जगह जगह भ्रमण करते फिर रहे हैं। मुरादाबाद में जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से बातचीत भी की जा रही है। मुरादाबाद के सांसद और सपा सांसद और मुरादाबाद के विधायक, जो सपा के विधायक है, बीजेपी के विधायक है, सभी के साथ बैठकें हो रही हैं। लगातार उनकी बातें सुनी जा रही हैं, अपनी बातें रखी जा रही हैं। अब देखना यह है कि बहुत बड़ा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पे सामने लिया जाए, क्योंकि जाट लॉबी, जो कि जाट लॉबी यहाँ बहुत उत्साहित है भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। उसके बाद देखने वाली बात है कि आगे का निर्णय क्या लिया जाएगा। जी बिल्कुल, चूंकि जाटों को साधने के लिए कई तरह के समीकरण अंकित यहाँ पे बनाए गए और खासकर नए अध्यक्ष की बात करें तो वो भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। अब जब मुख्यमंत्री वहां पे हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष वहां पे हैं, तो क्या किसान और जाट को साधने की जो रणनीति है वो कारगर यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी की?
जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर जाहिर है कि जो जाट लॉबी है उसको साधने की पूरी रणनीति यहाँ पे तय कर ली गई है। अधिकारियों को भी यहाँ इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं। यहाँ नगर निगम जो अधिकारी हैं उन्हें भी बुलाया गया था, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें भी बुलाया गया था, सबको इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं। फिलहाल अभी जो बैठक में जो निर्णय सामने आया वो यही है कि जो विकास की तरफ जो बात कही जा रही है, विकास के मुद्दे पे ज्यादा गौर किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर जानकारी लेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहां पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोविड-19 के बावजूद 2.5 वर्ष से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, उस सब के बावजूद मुरादाबाद का एक्सपोर्ट आज 10,000 करोड़ रुपए पार करने जा रहा है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि हम सही दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो या फिर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, एग्रीकल्चर और अन्य तमाम फील्ड में कार्य करने का, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके जो अभिनव प्रयोग हुए हैं आज हमने उसको भी यहाँ पर देखा है। इसके साथ ही मध्य गंगा नहर परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन और जहां जिला मुख्यालय नहीं बन पाए हैं उनको भी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 सितंबर को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के गढ़ रामपुर का दौरा करेंगे और उनके कार्यक्रम का शेड्यूल रामपुर प्रशासन को मिल गया है। बताया यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी की जीत पे रामपुर की जनता को रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे थे। सीएम योगी रामपुर में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा कर सकते हैं और कई तरह के तोहफे जो हैं, सौगात जो है वो यहां के लोगों को दे सकते हैं। क्योंकि रामपुर में जब उपचुनाव हुआ तो यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। तो कई विकास परियोजनाओं की घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि जब 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हुआ तो यहां की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और दोनों ही सीटें यहां पे बीजेपी की झोली में डाल दी। अब रामपुर को रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रविवार को सीएम योगी का रामपुर दौरा है और इसमें भी काफी कुछ खास रहने वाला है। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी को चूंकि बड़ी जीत मिली थी और अब इस जीत का रिटर्न गिफ्ट वहां की जनता को देने की तैयारी है। सीएम योगी रामपुर को 40 करोड़ का रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं। तो अब इसके लिए तैयारी की जा रही है। 3 फायर स्टेशन का उद्घाटन वो करेंगे। इसके अलावा भी कई सौगात देंगे। पुलिस लाइन में 12 मंजिला और 8 मंजिला निर्माणाधीन पुलिस आवास का शिलान्यास और लोकार्पण वो करेंगे। और रामपुर उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह पहला दौरा है। और खबर लखनऊ से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से जारी हैं और शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 2024 में मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव। मुलायम सिंह यादव के चुनाव ना लड़ने पर मैनपुरी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी शिवपाल यादव अब लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में होंगे। समाजवादी पार्टी के गढ़ में प्रसपा का बड़ा दाव ये हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई दाव ऐसे शिवपाल यादव चल रहे हैं जिससे अखिलेश यादव को नुकसान पहुंच सके। लेकिन अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी कहा जा रहा है कि वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं अगर मुलायम सिंह चुनावी मैदान में नहीं उतरते। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हर दल की अपनी एक अलग रणनीति है। शिवपाल यादव लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो 2024 में मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर और यहाँ पर 2 दिन पहले ही शिवपाल सिंह यादव जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कई पुराने दिग्गज यादव नेताओं को आमंत्रित किया था और यदुवंश पुनर्जागरण मिशन की जो है नींव रखी थी, उसकी शुरुआत करी थी, उस पर बात करी थी और 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं। लग रहा है अभी जो 24 का चुनाव आने वाला है उसमें शिवपाल सिंह यादव हो सकता है मैनपुरी की सीट से चुनाव लड़े अगर मुलायम सिंह यादव वहां से नहीं लड़ते हैं तो।
ऐसा दावा किया जा रहा है शिवपाल सिंह यादव की तरफ से। तो देखना होगा कि क्या कुछ चुनौतियां सामने आती हैं उनके लिए, क्योंकि मैनपुरी, टावा, ये सारी जगह जो है उनका गढ़ रही है हमेशा से समाजवादी पार्टियों के लिए, और क्या कुछ नुकसान इसका समाजवादी पार्टियों को हो सकता है, ये भी एक जो है देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सैफ के साथ मैं स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। अलीगढ़ में मुस्लिम महिला के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। दरअसल रूबी खान की गणपति की जो भक्ति है वो यहां पे भारी पड़ी है। मौलानाओं ने फतवा जारी किया है। मौलाना मुफ्ती अरशद फारूकी ने ये फतवा जारी किया है और फतवा जारी होने के बाद बीजेपी नेता रूबी खान ने कहा कि फतवों से उन्हें डर नहीं लगता, वो फतवों से डरने वाली नहीं है। बीजेपी महिला मोर्चा की नेता है रूबी खान, और रूबी खान ने घर में गणपति की मूर्ति स्थापित की थी। उनका वीडियो भी बाकायदा सोशल मीडिया पे आया था और इसी को लेकर अब उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है। तो बीजेपी महिला मोर्चा की नेता है रूबी खान, उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है। तो अलीगढ़ में मुस्लिम महिला का यह फतवा जारी किया गया है। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं हैं। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है। इनको बोलने से मतलब, अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ, और मैं इसी तरह से सारे त्यौहार मनाती हूँ। और ये लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं। मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह एकता रहे, सभी हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव ना रहे। अब आपने क्या किया है? मतलब मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है अपने घर में। हाँ, आज हो गए 7 दिन के लिए किए, आज तीसरा दिन है। तो मत भगवान गणेश जी को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है। मेरी पत्नी बहुत अच्छे परिवार से हैं, वो सारे धर्म मानती हैं। वो ये चाहती हैं हिंदू मुस्लिम सब एक होकर सारे त्यौहार मनाएं, कोई भेदभाव किसी में ना रहे। और ये उनकी आस्था है और हमारी भी आस्था है। गणेश जी को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है और हम इसको 8वें दिन विसर्जन करना। आज मैंने अपने घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है 7 दिनों के लिए। और मैं किसी जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं मानती हूँ। मैं सभी तरह के त्यौहार मनाती हूँ। ये मेरे मन की आस्था है, मुझे अच्छा लगता है। तो पूछता है न्यूज़ 1 इंडिया कि गणेश पूजा से किसके धर्म को खतरा है, क्योंकि फतवा जारी किया गया है रूबी खान के खिलाफ। और रूबी खान की भक्ति पर ऐतराज क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर रूबी खान की भक्ति पर ऐतराज क्यों है? बप्पा की आराधना पर क्यों भड़के मौलाना? तो सवाल कई हैं और न्यूज़ 1 इंडिया भी यही पूछ रहा है कि आखिर रूबी खान की गणेश पूजा पर गदर क्यों मचाया हुआ है? तो क्या मौलाना का काम सिर्फ कलेश करना ही है? तो न्यूज़ 1 इंडिया के कुछ सवाल रूबी खान के लिए चूंकि फतवा जारी किया गया और उसके बाद सवाल कई उठ रहे हैं।
अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से मौत का मामला सामने आया है। महिला की आईवीएफ इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है और पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को 28 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया। तो अब पुलिस जांच के दौरान डॉक्टर की एमबीबीएस की डिग्री फर्जी मिली है और गाजियाबाद की ललिता रावत की इलाज के दौरान मौत हुई थी। 2 महीने से ललिता का प्रेगनेंसी के सेंटर पे इलाज चल रहा था और 19 अगस्त को उपचार के बाद सेंटर पे अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। महिला की तबीयत बिगड़ने पे यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया था और महिला की मौत के बाद आईवीएफ सेंटर का एमडी पीररंजन गिरफ्तार और उसे गिरफ्तार किया गया। विस्तृत क्षेत्र अंतर्गत आईवीएफ क्रिएशन वर्ल्ड सेंटर करके एक आईवीएफ सेंटर था, जिसमें 19 तारीख को एक महिला इलाज के लिए गई थी और उसी दिन उनको तबीयत बिगड़ गई थी और दूसरा जगह अटक कराना पड़ा और उनको 26 तारीख को मृत्यु हो गई। उस केस में एक प्रियरंजन ठाकुर है जो आईवीएफ सेंटर का मालिक है, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इन्वेस्टिगेशन का दौरान उनका मेडिकल सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन करने के लिए अलग अलग जगह भेजा गया था। जो डिग्री सर्टिफिकेट है उनका एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा बिहार। और कन्नौज के जिला अस्पताल में एक बार फिर संवेदनहीनता का मामला सामने आया है, जहां स्टाफ नर्स की संवेदनहीनता जिसमें एक नवजात की मौत का कारण बनी है। अस्पताल प्रशासन पूरे मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन इस तरह की लापरवाहियां अलग अलग जिलों से और अलग अलग अस्पतालों से आए दिन सामने आती हैं। ये शिकायत है कि बच्चा सीरियस हो गया था पीएमसी वार्ड में, तो उनके अटेंडेंट जो उसमें परिचारिका थी उनको जगाने का प्रयास किया और इनका आरोप है कि वो आई नहीं है और जब तक बच्चे को एसएनसी में पहुंचाया गया तब तक बच्चे की डेथ हो गई थी। तो ये इसकी जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे कहीं ना कहीं देखे जाए अस्पताल की लापरवाही है बहुत बड़ी, इसकी जांच कराई जाएगी और जांच करा करके सख्त कार्रवाई दोषियों के अगेंस्ट की जाएगी। मेरे बहू को 7:37 पे एक तारीख 7:37 पे बच्चा पैदा हुआ शाम को। बच्चा सही था, बच्चा दूध भी पी रहा था, रो भी रहा था। हमने यहाँ पे नर्स ने कहा सब ठीक है, जच्चा भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। वार्ड में शिफ्ट कर दी गई बहू और बच्चा भी। हम लोग हम चले गए नीचे, मिसेज ऊपरी थी। नीचे जाके हम लेट गए। अभी मिसेज जो है करीब 3 बजे करीब वो आई, फिर बच्चा का मूवमेंट नहीं कर रहा है। हम बच्चे को देखा तो हमने बच्चे को देख के नर्स के पास गए। नर्स अपने टेबल पे मौजूद नहीं थी। हमने उसके टेबल पे दरवाज़ा खड़खड़ाया। वो कहा दूसरे वार्ड में दिखाओ जाके, वहाँ कोई देखने या नहीं आए बच्चे को। हम बच्चे को फिर उठा के एसयू में लेके गए। कहीं ना कहीं देखी जाए किसकी लापरवाही? ये पूरे प्रशासन की लापरवाही है अस्पताल के। और सिद्धार्थनगर में एक युवक को पेड़ से बांध के बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है और संज्ञान में लेते हुए सिद्धार्थनगर पुलिस अब हरकत में आ गई है। पुलिस ने दोनों तरफ से तहरीर लेकर छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। वायरल वीडियो के बारे में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वायरल वीडियो 2 दिन पुराना और भवानीगंज थाना क्षेत्र के कनघटा गांव का है। ये थाना भवानीगंज क्षेत्रांतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि 1/2 सितंबर की रात्रि को एक आशीष नामक व्यक्ति था, जनपद बस्ती का रहने वाला, एक घर में घुसा था जिसमें एक महिला, शादीशुदा महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए घर वालों द्वारा उसे पकड़ा गया था, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई है। साथ ही ये भी तथ्य संज्ञान में आया है कि घर वालों द्वारा व अन्य व्यक्ति द्वारा इसके साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में भी मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बागपत में राशन डीलर ने किराना की दुकान पे सामान ना मिलने पर दुकानदार के साथ गाली गलौज कर दी और दुकान में तोड़फोड़ और उसके परिजनों के साथ भी मारपीट की। दुकानदार ने आरोपी राशन डीलर और उसके बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बड़ौद कोतवाली के बावली गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
और कानपुर के हैलेट अस्पताल से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं। हैलेट अस्पताल में डॉक्टर ने तीमारदारों को पीटा है और इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर पे मारपीट का आरोप लगा है। एक्सीडेंटल केस आने पे डॉक्टर्स की लापरवाही का विरोध यहां पे किया जा रहा था और डायल 112 के सिपाहियों को भी हैलेट इमरजेंसी से डॉक्टरों ने खदेड़ दिया। अस्पताल की खुलेआम गुंडागर्दी यहां पे देखने को मिली। तो एक्सीडेंटल केस आने पर डॉक्टर्स की लापरवाही का विरोध यहां पे किया जा रहा था और डायल 112 के सिपाहियों को भी हैलेट इमरजेंसी से डॉक्टरों ने खदेड़ दिया। और मुजफ्फरनगर में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां छात्र की पिटाई मामले में शिक्षक पर मुकदमा दर्ज किया गया है और शिक्षक को सस्पेंड करने की भी मांग की जा रही है। न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब इस खबर का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, भुक्कर-हेड़ी इंटर कॉलेज में जो संज्ञान में आया है कि एक अध्यापक के द्वारा एक छात्र की मारपीट का मामला सामने आया है। इसमें एसडीएम से मेरे द्वारा जानकारी हुई, तो एसडीएम ने जो जानकारी दी है कि उस अध्यापक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर ली गई है संबंधित थाने के द्वारा। और डीआईएस से भी मैंने बात की, तो डीआईएस के माध्यम से भी डीआईएस ने अपना जो इनका प्रबंधकीय तंत्र होता है उनको निर्देशित किया है कि जो भी अध्यापक हैं उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबन की कार्रवाई। सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है सर? बिल्कुल, डीआईएस ने मैनेजमेंट को निर्देश दिया है कि निलंबन की भी कार्रवाई करें। अमरोहा में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां महिला सिपाही का ड्यूटी पे फिल्मी रील बनाने का मामला सामने आया था और एसपी ने महिला सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। अमरोहा नगर कोतवाली में तैनात थी महिला सिपाही और अब इस महिला सिपाही को लाइन हाजिर किया गया है। तो एसपी ने महिला सिपाही को लाइन हाजिर किया है, चूंकि फिल्मी गाने पे एक रील वायरल हुई थी। अमरोहा नगर कोतवाली में यह महिला सिपाही तैनात थी। और अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पे आशा बहू की लापरवाही से गर्भवती की मौत हो गई। आशा बहू ने पैसों के लालच में गर्भवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और निजी अस्पताल के डॉक्टर ने इस गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने महिला का 2 घंटे में 2 बार ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद महिला जो है उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पे किडनी निकालने का भी आरोप लगाया और परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। सिद्धार्थनगर में निपुण भारत मिशन के तहत बडरपुर बीआरसी पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बस खाना पूर्ति की गई, जहां ट्रेनिंग स्थल पे लाइट जाने से प्रशिक्षण में दिक्कतें आ रही हैं। जहां जनरेटर तो मौजूद है, लेकिन डीजल ना होने की वजह से वो भी हाथी के दांत के बराबर ही साबित हो रहा है। वहीं प्रशिक्षण लेने आए शिक्षक और शिक्षिकाएं किताबों को पंखा बना के हवा करने को मजबूर दिखाई दी। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पे बुलडोजर से अवैध कब्जा हटाया गया है। 2 साल से यहां पे अवैध कब्जा किया गया था। भारी पुलिस बल के साथ अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। पिछले कई दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कई अभियान चलाए गए। जांच के बाद एसडीएम ने अवैध अतिक्रमण हटवाने का नगर पालिका आईओ को आदेश दिया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और यहां पे प्रशासन का पीला पंजा चला। उधर रायबरेली में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इसी कड़ी में सुरेंद्र यादव उर्फ पप्पू गिलिहा की करीब 34 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पे भारी पुलिस बल के साथ अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया गया। आज थाना मिलेरिया के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदया के निर्देश के क्रम में अभियुक्त सुरेंद्र यादव उर्फ पप्पू गिलिहा पुत्र बैजनाथ यादव के विरुद्ध 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की गई। ग्राम गिलिहा में उसका घर है, जो अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति से बनाया गया था। उस संपत्ति को आज कुर्क किया गया। सुरेंद्र यादव का लंबा आपराधिक इतिहास है, सन 2005 से अपराधों में सक्रिय है और उसके विरुद्ध एनडीपीएस और हत्या का प्रयास, लूट, छिनैती, चोरी जैसे अनेक अभियोग रायबरेली जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। कुल 18 अभियोग पंजीकृत हैं। 2020 में थाना मिलेरिया में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।